हेलो एवरीवन, आई एम अमरनाथ आनंद, बीटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिस पे बहुत बार बच्चे और बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ चुके हैं कि हाउ शुड बी अटेम्प्ट एग्जामिनेशन, हाउ शुड बी अटेम्प्ट अ पेपर टू फेच टू गेन मैक्सिमम मार्क्स। तो आज इस टॉपिक को हम लोग को अच्छी तरीके से समझना है कि किसी भी एग्जामिनेशन में किस तरीके से अच्छे से हम स्कोर कर सकते हैं, क्या ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे हमारे एग्जामिनेशन के नंबर्स बढ़ सकते हैं। ये मैं उन एग्जामिनेशंस की बात कर रहा हूं जो मंथली एग्जामिनेशंस होते हैं, जो आपको मंथली फेस करने पड़ते हैं, जो पीरियोडिक रिव्यू टेस्ट होते हैं। उनमें आप किस तरीके से अपने मोटिवेशन को हाई रखें सो दैट कि आप उसमें बहुत ज्यादा गेन कर पाए। होता क्या है बहुत बार कि हम पढ़ाई तो अच्छी करते हैं, एग्जामिनेशन में उतने अच्छे नंबर्स नहीं आते हैं। मेरे पापा भी बचपन में मेरे को ये बात समझाते थे कि पढ़ाई एक डिफरेंट चीज है और एग्जामिनेशन जो है दैट इज अ डिफरेंट आर्ट। एग्जामिनेशन में आपको एग्जामिनेशन वाली साइकोलॉजी से जब आप काम करोगे तब जाके वो नंबर जो है आपके मैक्सिमम अचीव हो पाएंगे। तो इट इज द टाइम जब हम ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ लें और उस आर्ट को सीख लें जिससे उस एग्जामिनेशन को हमें बढ़िया करना है। तो ये उन बच्चों के लिए भी है जो अभी 11th में स्टार्ट किया है उन्होंने प्रिपरेशन, ये उन बच्चों के लिए भी है जो उन्होंने 12th में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, और ये उन बच्चों के लिए है जो उन्होंने ड्रॉप ले लिया है और अगले साल आईआईटी जेईई का एग्जामिनेशन देने वाले हैं। तो ये वीडियो सारे बच्चों के लिए है जो भी मंथली टेस्ट देते हैं। अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बहुत सारे बच्चे थ्योरी बहुत अच्छी पढ़ते हैं, ये बहुत अच्छा पढ़ते हैं, वो बहुत अच्छा करते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, सब कुछ धीरे धीरे करके बहुत बेस्ट लेवल पे होता है, लेकिन एग्जामिनेशन से उसका क्या कनेक्शन है वो सबसे ज्यादा जरूरी है समझने का। वहां पे जब एग्जामिनेशन में जाते हैं तो ऑल टुगेदर डिफरेंट तरह की चीजें आने लगती हैं। हमारे पास फॉर्मूला है, यस वी हैव रिमेंबर्ड, हमारे पास कॉन्सेप्ट है, हमने अच्छे से सीख लिया, हमने उसको अच्छे से अप्लाई कर दिया, लेकिन पता चलता है कि किसी एग्जामिनेशन के किसी पर्टिकुलर सवाल में कुछ ऐसी चीज आ गई जिसकी वजह से वो एग्जामिनेशन का पार्ट या वो पर्टिकुलर सवाल गलत हो गया। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको भी ये समझ में आता होगा ये पढ़ाई से डिफरेंट है। हालांकि मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूं कि बिना पढ़े मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाएं, ठीक है। हम यहाँ पे ये बात करने के लिए बैठे हैं कि अगर, यानी कि ये मैंने एक एजम्पशन इनबिल्ट रखा है कि अगर हम अपनी अच्छी से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं, हमने अपने बेस्ट एजुकेटर सेलेक्ट कर रखा है। बेस्ट एजुकेटर इसलिए मैं बार बार कहता हूं क्योंकि बेस्ट एजुकेटर ही आपको वो सेलेक्टिव मटेरियल दे सकता है जिसकी पढ़ाई से या जिसको बार बार करने से, जिसके बार बार रिवीजन से आप बहुत अच्छा अपना लेवल बढ़ा सकते हैं। अगर आप देखें तो आईआईटी जेईई एग्जामिनेशन में अगर हम देखें तो क्वेश्चंस की संख्या बहुत सारी हो सकती है, लेकिन हम सारे क्वेश्चंस इनफाइनाइट नहीं कर सकते हैं। हमें सेलेक्टिव प्रोफाइल पे रहना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अगर आप बेस्ट एजुकेटर से पढ़ रहे हो तो ही आप ये चीज को अच्छी तरीके से फुलफिल कर पाओगे। अब हम बात करते हैं कि एग्जामिनेशन में किस तरीके से अच्छा परफॉर्म करें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से की हुई है, लेकिन हम एग्जामिनेशन में जाने से पहले ही इतनी ज्यादा अपने मन में एंजाइटी डाल लेते हैं कि पता चलता है कि वहां सब कुछ गड़बड़ हो गया है। यानी कि अगर हमने कोई स्ट्रेटजी बनाई भी होती है वो स्ट्रेटजी पहुंच जाती है बैक सीट पे, एंजाइटी ड्राइवर हो जाता है और पूरे पेपर का कचड़ा हो जाता है। तो इस चीज को अपन सबसे पहले समझें कि हम किसी भी एग्जामिनेशन में अगर जा रहे हैं तो वी शुड गो विथ लोवेस्ट एंजाइटी लेवल। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि बच्चा जो है, मान लीजिए कि मैथ्स और केमिस्ट्री अच्छे से कर चुका है या मैथ्स फिजिक्स अच्छे से कर चुका है, या कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन है कि दो चीजें उसने अच्छे से कर रखी है और एक चीज उसने अच्छे से नहीं करी है। तो जाते ही पेपर में बहुत बार क्या देखा गया है कि बच्चा सिंस उस सब्जेक्ट से डरा होता है तो खट से जाता है और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सवालों को करने की कोशिश करने लगता है, और पता चलता है कि सिंस वो ऑलरेडी उसमें उसका कॉन्फिडेंस डाउन है तो वहां पे 3-4 क्वेश्चन अटक जाते हैं और पूरा पेपर खराब हो जाता है। तो आप कृपया करके ये वाला पर्टिकुलर काम नहीं करें। इस एंजाइटी को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं उस पे हम एक बार थोड़ी बात कर लेते हैं। एंजाइटी को कम करने के हिसाब से मैं आपको बतलाऊंगा कि आप सबसे पहले उस टॉपिक को, उस चैप्टर को या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लें जिसमें आपका कॉन्फिडेंस हाईएस्ट है। अगर आपको लगता है कि आपका केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस हाईएस्ट है, आप सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे केमिस्ट्री करें। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा फिर मैथ्स में सबसे अच्छा कॉन्फिडेंस है, आप पहले नंबर पे मैथ्स को करें। अगर आपको लगता है फिजिक्स आपका पहला
कॉन्फिडेंट सब्जेक्ट है, आप फिजिक्स को पहला कर सकते हैं। दूसरा सब्जेक्ट इस बात पे डिपेंड करता है कि सेकंड ऑर्डर में, क्योंकि हो सकता हो किसी बच्चे का फिजिक्स मैथ्स एक लेवल का हो, केमिस्ट्री थोड़ा सा नीचे हो, या ऐसा भी हो सकता है कि मैथ्स केमिस्ट्री एक लेवल का हो, फिजिक्स थोड़ा नीचे। तो व्हाटएवर बी द कॉम्बिनेशन, पहला तो हम वही सेलेक्ट करें जिसमें कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा है। फिर सेकंड नंबर पे आप चाहें तो जो थर्ड कॉन्फिडेंट सब्जेक्ट है उसको रख सकते हैं, और लास्ट में सेकंड कॉन्फिडेंट सब्जेक्ट को रख सकते हैं। ये एक मेरे हिसाब से एक मैंने आपको ऑर्डर दिया है जिसको आप फॉलो करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये एंजाइटी लेवल जो है ये बहुत कभी कभी हाई होने की वजह से बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कि हम लोग को जो स्ट्रेटजी हम बना के जाते हैं उसको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेटजी के पहले पार्ट में मैंने बतला दिया आपको कि किस ऑर्डर में पेपर को अटेम्प्ट करना है। अब हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कि हम लोगों ने अपना जो स्टार्ट है वो मैथ सेक्शन से स्टार्ट कर दिया। मैथ सेक्शन से स्टार्ट करने के बाद बहुत बच्चे क्या करते हैं कि मान लीजिए 1 घंटे 10 मिनट तक उन्होंने मैथ्स को ही टाइम दे दिया, या मान लीजिए कि उन्होंने फिजिक्स से शुरुआत की और 1 घंटे सवा घंटे उन्होंने फिजिक्स को ही समय दे दिया। अब क्या होता है कि पूरा पेपर गड़बड़ हो जाता है। अब पेपर गड़बड़ क्यों होता है? क्योंकि लास्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको बहुत कम समय मिलता है और अल्टीमेटली वो टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आपका पेपर में निकल के नहीं आता है। क्या करें ऐसा कि टाइम मैनेजमेंट जो है हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए? तो सबसे पहली चीज समझिएगा कि अगर आप जेईई एडवांस का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, 3 घंटे का पेपर, सबसे पहली चीज जो आपको करनी होती है, जैसे आपने सबसे पहले सपोज कर लो मैथ्स को किया, तो मैथ्स को एक साथ 1 घंटे 10 मिनट का समय नहीं दें। अगर हम 1 घंटे 10 मिनट का समय देना भी चाहते हैं तो उसको तोड़ के दें। सबसे पहले हम कोशिश करें मैथ्स को 50 मिनट्स में कंप्लीट कर लें। फिर अगर सेकंड नंबर पे आप मान लीजिए केमिस्ट्री कर रहे हैं तो केमिस्ट्री को आप 40 मिनट्स में पूरी तरीके से कंप्लीट करें। फिर आप फिजिक्स करने वाले तो फिजिक्स को 50 मिनट्स में कंप्लीट करें। ऐसा इसलिए मैं बतला रहा हूं क्योंकि बहुत बार क्या देखा गया है कि बच्चे एक ही सब्जेक्ट को ज्यादा समय देते हैं और बाकी सब्जेक्ट के लिए टाइम नहीं मिलता, और फिर लास्ट में बोलते हैं कि सर हमारा तो ये वाला सब्जेक्ट में टाइम ही नहीं बचा। दूसरी दिक्कत क्या होती है कि अगर मान लीजिए 1 घंटे 10 मिनट आपने शुरू में ही मैथ्स को दे दिए, 1 घंटे केमिस्ट्री में दे दिए, अब आप फिजिक्स में गए, क्योंकि आप फिजिक्स में जा रहे हो, इसका मतलब सबसे लास्ट ऑर्डर आपका फिजिक्स का, मतलब उसमें कॉन्फिडेंस इतना अच्छा नहीं है, ऑलरेडी आपने उसमें समय बहुत कम बचाया है। अब होगा क्या कि वो पेपर खराब ही होगा। यानी कि अगर आपने फिजिक्स में कुछ लेवल का सीखा भी है तो उतना भी आप उसमें मार्क्स नहीं ला पाएंगे। तो सबसे पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि हमें उस टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना चाहिए। अब होता क्या है कि आप कोई एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हैं तो सवाल सॉल्व करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वी ऑल नो। लेकिन एक पार्ट और भी है, सवाल को आप कितनी जल्दी छोड़ रहे हो अगर वो सवाल आपसे नहीं हो रहे। दोनों चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा। हमारे मन में हमेशा एक चीज बहुत ज्यादा अंदर तक बैठी है कि सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे, अच्छी तरीके से सॉल्व करने पड़ेंगे। अब बस यहीं पे दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अगर हमने ये दूसरा साइड बैलेंस नहीं किया कि अगर कोई सवाल नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका टाइम मैनेजमेंट खराब होगा। तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि आप जो क्वेश्चंस कर रहे हो उसमें जहां कहीं भी अटक जाओ तो देख लो कि अगर ये चीज अभी क्लियर नहीं हो रही तो उसको छोड़ के आगे बढ़े। तो जो मैंने बोला 50 मिनट्स में मैथ्स को कंप्लीट कर लो, तो इसका मतलब ये नहीं कि 50 मिनट्स में पूरा मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। 50 मिनट्स में वो सवाल कंप्लीट हो जाएंगे जो एक अटेम्प्ट में होने वाले थे, क्योंकि आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो एक अटेम्प्ट हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे भी सवाल होते हैं जिसमें 2 अटेम्प्ट लेना पड़ता है। तो मैं 50 मिनट में उन सवालों की बात कर रहा हूं जो एक अटेम्प्ट में निकलने वाले सवाल होंगे। जो अगर अटकने वाले सवाल हैं उनको वहां छोड़ दीजिए, ताकि हम जो बचा हुआ समय है उसमें उसको कवर कर कोशिश करनी चाहिए कि केमिस्ट्री का 40 मिनट्स में हम पूरी तरह कंप्लीट कर ले तो बहुत अच्छा है, और इसी तरीके से फिजिक्स के लिए भी हम 50 मिनट्स में 1 राउंड कंप्लीट कर लें। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब जो बचा हुआ समय है, सिंस आपने एक बार पूरा पेपर अच्छी तरीके से देख लिया है, आपको पता चल गया है कि कौन सा मेरे स्ट्रॉन्ग सेक्शन से सवाल था और कौन सा मेरे वीकर सेक्शन का सवाल था। अब हम उन सवालों के ऊपर जाएंगे जो हमारे स्ट्रॉन्ग सेक्शन से रिलेट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रॉन्ग जब आप कह रहे हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि उस तरह के सवालों को आप अच्छी तरीके से निकाल सकते हो। तो स्ट्रॉन्ग सेक्शन वाले सवालों पे आप जाओगे और फिर से यही
यही स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी पड़ेगी कि ज्यादा समय ना देते हुए उसको जल्दी से जल्दी क्रैक करते हुए आगे बढ़े। ऐसा ना हो कि हम एक ही सवाल में 10 मिनट 15 मिनट लगा दें और उसके कारण पूरा परफॉर्मेंस पेपर का जो है वो लोअर डाउन हो जाए और वो गड़बड़ हो जाए। अब होता क्या है कि एक चीज और हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, नंबर्स अगर बढ़ाने हैं तो क्वेश्चन की रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये प्रैक्टिस करते समय भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन की रीडिंग एक बार में समझने की एबिलिटी को अगर हम डेवलप करें, और ऑब्वियस बात है ये एक एबिलिटी है जो डेवलप की जा सकती है, तो आप अगर एक बार में सवाल को समझने की एबिलिटी को डेवलप करो तो दैट इज द मस्ट थिंग। इनकरेक्ट करेक्ट इस तरह की चीजों का हमेशा ध्यान रखें। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि मान लीजिए कि आपने मैथ से चालू किया, 2-3 सवाल मैथ्स के नहीं हुए, बच्चे घबरा जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं कि सीधा फिजिक्स उठा लेते हैं या केमिस्ट्री का कोई पोर्शन उठा लेते हैं, यानी फिर वो स्ट्रेटजी पूरी छोड़ देते हैं और फिर अपनी एंजाइटी या अपनी परेशानी के हिसाब से पेपर को करने में जुट जाते हैं। मेरे कहने का मतलब यहां क्लियर आपको समझ में आना चाहिए कि 2-3 सवाल अगर नहीं होते हैं तब भी आप सब्जेक्ट को स्विच मत करें। आप कोशिश करें कि उसी में कोई पैटर्न चेंज कर लें। अगर आप मान लीजिए मल्टीपल करेक्ट कर रहे हैं तो सिंगल करेक्ट में चले जाएं। अगर आप मल्टीपल करेक्ट कर रहे हो और आपके उसके सवाल अटक रहे हैं, इंटीजर टाइप में चले जाओ, कॉम्प्रिहेंशन में चले जाओ, लेकिन सब्जेक्ट इतनी जल्दी क्विकली चेंज नहीं करेगी। क्योंकि मान लीजिए कि आपने दूसरे सब्जेक्ट में गए और जहां से आपने चालू किया, मान लीजिए वहीं 2-3 सवाल टफ थे, तो मान लीजिए कि वो पेपर आपका बहुत खराब होने वाला है और उसको फिर आप बैड चांस के हिसाब से भूल जाओगे। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपका बैड चांस भी आता है तो भी आप उसमें कितनी अच्छी तरीके से निकाल लो पेपर, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको जैसा बतलाया कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि 30 मिनट पहले तो पूरा पेपर एक बार 1 अटेम्प्ट वाले जितने हैं वाइंड अप हो जाएं। अब उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रॉन्ग सेक्शन वाले को देख लेना चाहिए सवालों को, या कोई सवाल बीच में कहीं कुछ अटक गया था उस सवाल को पर्टिकुलरली देखकर उसको फिनिश करना चाहिए। अभी सबसे बड़ी दिक्कत मैंने पहले ही बतलाई थी कि अगर आप अपने लो कॉन्फिडेंट वाले टॉपिक को लास्ट में लेते हो और उसमें भी कम समय देते हो तो वो पेपर तो खराब होगा ही होगा। इस प्रोसेस से हमने क्या किया कि अपने लो कॉन्फिडेंट वाले सब्जेक्ट को भी अप्रोप्रिएट टाइम दिया है। हम लोगों ने वहां पे भी अपनी पूरी अच्छी तरह से कोशिश करी है। एक और एग्जामिनेशन में जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, लास्ट मिनट प्रेशर। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 5-6 सवाल लास्ट में छूट रहे होते हैं और आपके पास होता है 10 मिनट का समय। अब आप क्या करते हो, उस 6 को करने की कोशिश में इतना प्रेशर ले लेते हो, पता चलता है उसमें से एक सवाल भी नहीं हुआ और अल्टीमेटली वो 10 मिनट्स क्या हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। तो यहां हमारे को बिल्कुल बुद्धि लगानी है, हमारे को यहां पे चालाक बनना पड़ेगा, चतुर बनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि आप सिर्फ 3 ही सवाल पिक करो। उसमें ऑन एन एवरेज हर एक सवाल के लिए 3 मिनट है, तो आप 3 सवाल पिक करो, उसको कोशिश करो कि 3 मिनट के अंदर करें। और अगर वो 3 मिनट से पहले हो जाए तो आप समझ लो कि आप चौथे सवाल को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन आप 6 की 6 कोशिश करोगे, 6 की 6 के हिसाब से दिमाग में साइकोलॉजी फिट करोगे, वो चीज वहां पे कहीं से पे ऑफ करने वाली नहीं है। यानी स्ट्रेटजी ऐसी बिल्डअप करें हम ताकि वो एग्जामिनेशन जो है वो बहुत ही धुआंधार जाए हमारा। अब उसके बाद एग्जामिनेशन से निकलने के बाद सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए कि एग्जामिनेशन पेपर का एनालिसिस अच्छे से करें, जरूर करें। इस एनालिसिस को कैसे करते हैं इस पे भी मैं जल्दी आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा। एनालिसिस करने के बाद पेपर का हमेशा याद रखें कि कुछ पॉइंट्स जरूर बनाएं, लाइक 5 पॉइंट्स यू मस्ट राइट डाउन कि दीज आर द 5 पॉइंट्स जिसपे मैं अगले टेस्ट तक जरूर काम करूंगा। मान लीजिए इस एग्जामिनेशन में एनालिसिस करके मुझे पता चला कि हमारा मल्टीपल करेक्ट जो है उतना बढ़िया नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि शीट में या जहां से भी हम लोग कर रहे हैं अपना होमवर्क, उसमें मल्टीपल करेक्ट करते वक्त बहुत अच्छा फोकस करें। तो यू शुड राइट इट डाउन कि मल्टीपल करेक्ट वाले सवाल अच्छे से करेंगे। इंटीजर टाइप वाले में, इंटीजर टाइप में बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि सर इंटीजर टाइप कैसे करें, इंटीजर टाइप कैसे करें। तो होता क्या है कि हमने अपनी प्रैक्टिस ही ऐसी करी होती है कि इंटीजर टाइप बिगड़ जाए। अब बोलोगे सर वो कैसे आप बोल रहे हो, तो होता क्या है कि जब आप सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस कर रहे होते हो तो 1-2 स्टेप आप सही सही लगाते हो और उसके बाद आंसर वाला स्टेप आप क्या करते हो कि एक ऑप्शन से डायरेक्टली चूज कर लेते हो। राइट, आपको समझ में आया? ये आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, 2 लाइन लिखी, 2 लाइन सॉल्व किया और फिर ऑप्शन के थ्रू आपने सॉल्व कर लिया। इंटीजर टाइप में ऑप्शन नहीं होता। इंटीजर टाइप में अगर ऑप्शन नहीं होता है तो डेफिनेटली वहां पे फर्स्ट से लेकर लास्ट स्टेप तक आपको जाना पड़ेगा। यानी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस वाले तरीके को छोड़ दो। अगर बहुत लंबी रेस का घोड़ा बनना है,
अगर बहुत लंबी रेस का घोड़ा बढ़ना है तो इस वाली प्रोसेस को छोड़ दो, आप फर्स्ट से लास्ट स्टेप तक कंटिन्यूटी में आओ और उसके बाद देखो आप इंटीजर टाइप, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, जो भी बोलो उन सब में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग, जो कि आप यहां समझ लीजिए अच्छी तरीके से और इसको अप्लाई करना चालू कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने एक वीडियो देख लिया, सुन लिया, समझ लिया और लगता है कि ठीक है इसको अप्लाई करते हैं, अगले टेस्ट में अप्लाई किया, अगले टेस्ट में अच्छा हो गया और फिर उसके अगले टेस्ट में भूल गए। तो इन सबको पॉइंट वाइज आप अपने हिसाब से लिखकर हर एक टेस्ट में अप्लाई करने के लिए अब ट्राई कीजिए, इसको किसी भी टेस्ट में नहीं छोड़े, क्योंकि बार बार इन्हीं स्ट्रैटेजीज का रिपीटिशन, इन्हीं स्ट्रैटेजीज का अच्छी तरीके से एग्जीक्यूशन ही आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा जो आपको IIT-JEE एग्जामिनेशन में बहुत कमाल का रिजल्ट ला के देगा। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अटेंडेंस जरूर लगाएं। बाय बाय।